तभी अचानक उस कमरे के जंगले से एक बहुत ही तेज डरावनी सरसराती हवा अचानक कमरे में प्रवेश करती है। जो ही अपने हाथ अपने सर पर ले गई, वहां उसे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि अभी भी उंगलियां उसके बालों से खेल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं दीपक सिंह फिर से हाजिर हूं एक नई रोमांचक कहानी लेकर। तो दोस्तों, ये कहानी भेजी है नीतीश राजपूत ने झारखंड से। दोस्तों, नीतीश जी बताते हैं ये कहानी उन्होंने बहुत पहले लिखी थी, लेकिन आज उन्हें कोई प्लेटफॉर्म मिला है अपनी कहानी ये कहने के लिए। तो दोस्तों, हम सुनाते हैं नीतीश राजपूत जी की ये एक प्यारी सी कहानी जो कि बहुत ही हॉरर और बहुत ही डरावनी सी है। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अजीब लड़की थी वो, एक प्रेत को दिल दे बैठी। दोस्तों, रमकलिया, आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा, रमकलिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यही तो नाम था उस लड़की का। वो 16 वर्ष की रमकलिया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे और उसकी हर मांग पूरी करते थे। अरे यहाँ तक कि हमारे गांव जवार के बड़े बुजुर्ग बताते हैं, गांव क्या पूरे जवार में सबसे पहले साइकिल रमकलिया के घर पर ही खरीद कर आई थी। उस साइकिल को देखने के लिए गांव जवार टूट पड़ा था। रमकलिया उस समय उस साइकिल को लंगड़ी चलाते हुए गढ़ही, खेत, खलिहान सब घुमाती थी। रमकलिया बहुत ही नटखट थी और लड़कों जैसा मटरगश्ती करती रहती थी। वो लड़कों के साथ कबड्डी, चिक्का आदि खेलने में भी आगे रहती थी। एक बार कबड्डी खेलते समय गलगोदही करने को लेकर झगड़ा हो गया। गलगोदही तो आप समझते ही होंगे कि जब आप चाल देने की बात होती है कबड्डी में, कबड्डी 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 बोलना होता है, वो गलगोदही देने को लेकर एक आपस में बच्चों का झगड़ा हो गया। अरे देखने वाले तो दोस्तों ये भी बताते हैं कि रमकलिया ने विपक्षी टीम के लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था और किसी के मुंह से खून निकल रहा था, किसी का पैर से जो है लंगड़ा रहा था, तो कोई चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भाग रहा था। रमकलिया से उसके हम उम्र के लड़के डरते थे क्योंकि उनको पता था कि ये उजड़ और झगड़ालू टाइप की लड़की है, कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता था। हाँ, ये अलग बात थी कि सभी लड़के उससे डरते थे लेकिन उससे प्यार भी बहुत करते थे। मई का महीना था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। रमकलिया खरखर दोपहरिया में, मतलब बहुत तगड़ी धूप थी, उसमें अपनी साइकिल उठाकर गांव के बाहर के बगीचे की ओर चल दी। उसका बगीचा धोबरिया गढ़ही के किनारे था, मतलब एक गड्ढा था उसके किनारे था। उसके बगीचे में आम और महुए के पेड़ों की बहुत अधिकता थी। यह बगीचा गांव से लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर था। बगीचे में पहुंचकर पहले तो रमकलिया खूब साइकिल हनहनाई, पूरे बगीचे में दौड़ाई और फिर पसीने से तरबतर हो गई। उसने बगीचे के बीचों बीच एक मोटे आम के पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करके अपने दुपट्टे से चेहरे का पसीना पोंछने लगी। पसीना पोंछने के बाद पता नहीं रमकलिया को क्या सूझा कि उसी पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछाकर लेट गई। बगीचे में लेटे लेटे रमकलिया के मन का पंछी उड़ने लगा। वो सोचने लगी कि उसके बाबूजी उसके लिए एक वर की तलाश कर रहे हैं। वो थोड़ा सकुचाई, थोड़ा मुस्कुराई और फिर सोचने लगी कि एक दिन एक राजकुमार आएगा, जैसा कि आमतौर पर होता है, उसे ब्याह कर ले जाएगा। पता नहीं वो कैसा होगा, कौन होगा, कहाँ का होगा। जैसे एक कंवारी लड़की के दिल में एक ख्याल ये आता रहता है, सेम उसी तरीके से रमकलिया के भी मन में एक ख्याल पनप रहा था। पर खैर, ईश्वर की जो मर्जी होगी वही होगा, ये सोचकर वो कहने लगी कि बाबूजी उसके लिए जैसा भी लड़का खोजेंगे वो उसी से शादी कर लेगी और खुश रहेगी, क्योंकि उसे पक्का विश्वास था कि उसके बाबूजी उसकी शादी जरूर किसी धनवान घर में करेंगे जहां उसकी सेवा के लिए कोई ना कोई जरूर नौकरानी होगी। दोस्तों, अभी ये कुछ कहानी आगे बढ़ी ही थी कि रमकलिया इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि उसे ऐसा आभास हुआ कि उसके सिर के तरफ कोई बैठकर उसके बालों में अंगुली पिरो रहा है। ये तो आए दिन की बात थी। बकरी, गाय आदि चराने वाले लड़कियां या लड़के चुपके से उसके पीछे बैठकर उसके बालों में अंगुली पिरोते और सहलाते रहते थे और रमकलिया भी खुश होकर उन्हें थोड़ा बहुत अपना साइकिल चलाने को लिए दे देती थी। शायद ये आप सभी के साथ में बचपन में हुआ हो, सिर्फ ठीक उसी तरीके से।
पर पता नहीं क्यों आज रमकलिया को यह आभास हो रहा थे, अंगुली कुछ इस तरह से पिरोई जा रही है कि कुछ अलग सा ही अनजान आनंद का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई उसे बहुत ही प्रेम से बालों को सहलाते हुए अपनी उंगलियां उसमें पिरो रहा है। आज रमकलिया को एक अलग ही आनंद मिल रहा था, जिससे उसके यौवन की खुमारी भी छिपी लग रही थी। उसके शरीर में एक हल्की सी गुदगुदी हो रही थी और उसे अंगड़ाई लेने में भी अच्छा लग रहा था, पर वो बिना शरीर हिलाए चुपचाप लेटी रही। उसे लगा अगर वो उठकर बैठ गई, क्या पता ये स्वर्गिक आनंद दोबारा हमें मिलेगा या नहीं। उसने बिना पीछे मुड़े ही धीरे से कहा कि 10 मिनट ऐसे ही उंगलियां घुमाओ तो मैं 1 घंटे तक तुम्हें साइकिल चलाने के लिए दूंगी। पर पीछे से कुछ भी आवाज नहीं आई। फिर भी रमकलिया मद मस्त लेटी रही। उसे हल्की हल्की नींद सी आने लगी। शाम हो गई थी। रमकलिया अभी भी बगीचे में लेटी थी। तभी उसके बाबूजी की तेज आवाज सुनाई दी, रामकली, अरे बेटी रामकली, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें कब से खोज रहे हैं। इस सुनसान बगीचे में यहाँ कोई भी नहीं है और तू निडर होकर सो रही है। रमकलिया ने करवट ली और अपने बाबूजी को देखकर मुस्काई। उसके बाबूजी घर चलने के लिए कहकर घर की ओर चल दिए। रमकलिया उठी, साइकिल उठाई और लंगड़ी मारते हुए गांव की ओर चल दी। उस रात पता नहीं क्या हुआ, रमकलिया ठीक से सो ना सकी। पूरी रात करवट बदलती रही। जब भी सोने की कोशिश करती तो उसे बगीचे में घटी आज की दोपहर की घटना याद आती थी। बार बार वो अपने दिमाग पर जोर डालकर यह जानना चाहती थी कि आखिर कौन था वो जो उसके बालों को उंगलियों से अपने सहला रहा था। अब वो पछता रही थी। उसे लग रहा था कि पीछे मुड़कर उससे एक बार बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। उस अनजान व्यक्ति के कोमल प्यार भरे स्पर्शों से उसे अचानक कब नींद आ गई, ये उसे पता ही नहीं चला था। अरे अगर उसके बाबूजी बगीचे में पहुंचकर उसे जगाते नहीं तो पता नहीं वो कब तक सोती रहती। सुबह जल्दी जगकर रमकलिया फिर अपनी साइकिल उठाई और उस बगीचे की ओर चली गई। सुबह की ताजी हवा पूरे बगीचे में हिचकोले ले रही थी, पर पता नहीं क्यों सरसराती हवा, पत्तियों टहनियों से बात करती हवा में रमकलिया को एक भीनी भीनी मदमस्त करने वाली सुगंध का आभास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज पवन देव उसके बालों से खेल रहे हैं। बस लगभग 1 घंटे तक बगीचे में रही और फिर घर वापस आ गई। घर आने के बाद दोस्तों उसी दिन फिर से खड़खड़ दोपहरिया में रमकलिया का जी नहीं माना और साइकिल उठाकर बगीचे की ओर चली गई। बगीचे में 3-4 राउंड साइकिल दौड़ाने के बाद फिर रमकलिया एक आम के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। दोस्तों उसे कुछ नहीं सूझा। वो हल्की सी मुस्काई और अपने दुपट्टे को सर के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगी। अभी रमकलिया को लेटे सिर्फ 2-4 मिनट ही नहीं हुआ था कि उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके बालों में फिर से कोई उंगली पिरो रहा है। वो कुछ बोली नहीं, पर धीरे धीरे अपने हाथ को अपने सिर पर ले गई और उसके उंगलियों को पकड़ना चाहती थी, जो उसके बालों में घुसकर बालों से खेलते हुए उसके सुखद आनंद की अनुभूति करा रही थी। पर उसने जो ही अपने हाथ अपने सर पर ले गई, वहां उसे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि अभी भी उंगलियां उसके बालों से खेल रही हैं। रमकलिया को बहुत ही अचंभा हुआ। वो तुरंत ही उठकर बैठ गई। पीछे सर घुमाकर देखा तो गजब हो गया। दोस्तों पीछे कोई नहीं था। उसे लगा शायद जो था वो इस पेड़ के पीछे छिप गया हो। पर फिर उसके मन में एक बात आई कि जब वो अपना हाथ सर पर ले गई तो वहां तो कुछ नहीं मिला था। फिर भी बालों में उंगलियों के सुखद स्पर्श कैसे हो रहे थे, कैसे लग रहे थे। खैर वो उठकर खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे चली गई। वहां भी कोई नहीं। अब बगीचे में आसपास दौड़ लगाई, पर उसे कोई नहीं दिखा। फिर वो अपने साइकिल के पास आई और तेजी से चलाते हुए गांव की ओर भागी। उसे डर तो नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं एक रोमांचित अवस्था जरूर बन गई थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों आज की रात फिर रमकलिया सो ना सकी। आजकल उसे अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब वो शायद विवाह योग्य हो गई है। वो बार बार शीशे में अपना चेहरा भी देखती। अब उसमें थोड़ा शर्माने के गुण आ गए थे। बिना किसी बात के ही कुछ याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल जाती। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि उसके बालों से खेलने वाला कोई और नहीं, उसके गांव का ही है कोई, जो प्यार से वसीभूत होकर उसके पास खींचा चला आता है।
और चुपके से उसके बालों से खेलने लगता है। और फिर उसके दिमाग में कौंधा कि जो भी है वो बहुत शर्मीला और बहुत ही फुर्तीला भी है, क्योंकि पता नहीं कहाँ छूमंतर हो गया, दिखा ही नहीं। रमकलिया के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ रही थी, पर अब सुखद एहसास से भरी रोमांचित करने वाली वो पल उसके दिमाग में बार बार दौड़ रहा था। अब तो जब तक रमकलिया को अपने उस बगीचे में जाकर 1-2 घंटे लेट नहीं लेती, तब तक उसका जी ही नहीं भरता था। रमकलिया प्रतिदिन बगीचे में जाती और एक अलौकिक प्रेम की ओर कदम बढ़ाना उसने शुरू कर दिया था। दोस्तों, एक ऐसा अनजाना नासमझ प्रेम जो रमकलिया के हृदय में हिचकोले ले रहा था। अब वो पूरी तरह से अनजान थी इस प्रेम से, फिर भी हो गई इस प्रेम की दीवानी। पहली बार इस प्रेम के अनजाने एहसास ने उसके हृदय को गुदगुदा दिया था, एक स्वर्गिक आनंद को उसके हृदय में उपजाया था। दोस्तों, एक दिन सूर्य डूबने को होने को था। चरवाहे अपनी गाय भैंस बकरियों को हाँकते हुए गांव की ओर लेकर चल दिए थे। अंधेरा छाने लगा था। ऐसे समय में रमकलिया को पता नहीं क्या सूझा, वो अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की ओर चली गई। आज उसने बगीचे में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा कर दिया और खुद ही पास में खड़ी हो गई। और उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो उसे उस बगीचे में बुलाया है, और वो अपने आप को रोक ना सकी और खींचते हुए इस बगीचे की ओर चली आई। 2-4 मिनट खड़ा रहने के बाद रमकलिया थोड़ा तन गई और अपने सुकोमल हृदय को कठोर बनाकर बुदबुदाई, अगर ये कोई इंसान ना होकर भूत निकला, खैर जो भी हो मुझे नहीं पता, क्योंकि इस रहस्यमयी जीव से मुझे प्रेम हो गया है। भूत हो या कोई दैवी आत्मा हो, अब तो मैं इससे मिलकर ही रहूंगी। इंसान इंसान को अपना बनाता है, और अब मैं इस दैवी आत्मा को अपना हमसफर बनाऊंगी। देखती हूँ इस अनजाने अनसमझे प्यार का क्या परिणाम होता है। अगर वो इंसान नहीं है तो कौन है, और किस दुनिया का रहने वाला है, कैसी है उसकी दुनिया। ये सब सोचती हुई बुदबुदाती हुई रमकलिया अपने साइकिल का हैंडल पकड़ी और उसे डुगराते हुए बगीचे से बाहर आने लगी। दोस्तों, अब तो पूरे बगीचे में अंधेरा पसर चुका था और साथ ही सन्नाटा भी। हाँ, रह रहकर कभी कभी गांव की ओर से कोई आवाज उठकर जरूर आती थी। रात को रमकलिया अपने कमरे में बिस्तरे पर करवटें बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सिहरन गुदगुदी का एहसास हो रहा था उसको। तभी अचानक उस कमरे के जंगले से एक बहुत ही तेज डरावनी सरसराती हवा अचानक कमरे में प्रवेश करती है। बिना बहती हवा के अचानक कमरे में बैठी इस डरावनी हवा से रमकलिया थोड़ी सी सहम गई और फटाक से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें काफी तेज हो गईं और धीरे धीरे वो लंबी सांस लेकर बढ़ते दिल की धड़कन को भी वो काबू में करने का प्रयास करने लगी। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके कान में कोई हौले हौले भारी आवाज में गुनगुना रहा हो। बढ़ती दिल की धड़कन कुछ ना कुछ तो कह रही है, मैं तेरा दीवाना जलता परवाना हूं, तू क्यों नहीं समझ रही है। इसी के साथ उसे लगा कि सरसराती हवा उसके बिस्तरे के बगल में हल्के से मूर्त के रूप में स्थिर हो गई है, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। अचानक उसे लगा कि वही बगीचे वाले सुकोमल हाथ उसके बालों में फिर से खेलने लगे हैं। उसे एक चरम आनंद की अनुभूति करा रहे थे। वो चाहकर भी कुछ ना कह सकी और धीरे धीरे फिर से लेट गई। अरे ये क्या! उसे लेटते ही ऐसा लगा कि उसके कमरे में रखी एक काठ की कुर्सी सरकते हुए उसके सिरहने की ओर आ रही है। वो करवट बदली और उस काठ की कुर्सी की ओर नजर घुमाई। तब तक वो काठ की कुर्सी उसके सिरहने आकर लग गई। फिर बिना कुछ कहे एक मदमस्त अल्हड़ प्रेमांगना की तरह अंगड़ाई लेते हुए सांसों को तेजी के साथ छोड़ते हुए वो फिर से चुपचाप बिस्तरे पर लेट गई। और उसको लेटते ही दोस्तों वो सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों से खेलने लगी। वो दोस्तों एक कल्पित दुनिया की सैर पर निकल गई थी। ये कल्पित दुनिया दोस्तों अलौकिक थी। इस दुनिया की इकलौती राजकुमारी रमकलिया ही थी जिसे वो अपने सेवक से प्रेम हो गया था। इस कल्पित दुनिया में आनंदित होकर विचरण कर रही थी वो। अचानक रमकलिया को इस कल्पित दुनिया से बाहर आना पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसका सिर पकड़कर जोर जोर से हिला रहा है, यानी उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। रमकलिया को लगा कहीं यह भी स्वप्न तो नहीं, लेकिन वो जगी हुई ही थी कि वो उठकर बैठ गई। फिर उस कमरे में शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो रमकलिया को पिछले जन्म में लेकर चली गई। रमकलिया बिस्तरे पर सावधान की मुद्रा में बैठी हुई थी।
काठ की कुर्सी पर मूर्त रूप में वो पूरी तरह से अस्पष्ट हवा का रूप विराजमान था और वहां से एक मर्दानी भरी आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज कह रही थी, रमकलिया तू मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं पिछले 2-3 जन्मों से तुझे प्रेम करता आ रहा हूं। मैंने हर जन्म में तुझे अपनाने के लिए कुछ ना कुछ गलत कदम उठाया है, पर इस जन्म में मैं तुझे सच्चाई से पाना चाहता हूं। वो आवाज आगे बोली, याद है पिछले जन्म में भी मैंने तुझे अथाह प्रेम किया था, पर तू मेरे प्रेम को नहीं समझ सकी और मैं भी बावला पागल तुझे पेड़ से धक्का दे दिया। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको रमेशरा की कहानी भी याद दिलाना चाहूंगा, जो गांव की गोरी थी और एक भेड़िहार का लड़का अपना उसे बनाना चाहता था। रमेशरा के पिता द्वारा मना करने पर उस भेड़िहार पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी और प्रेत हो गया था। बाद में वही प्रेत रमेशरा को ओल्हा पाती खेलते समय धक्का दे दिया था और वही रमेशरा अब रमकलिया के रूप में फिर से पैदा हुई थी। मैं वही हूं और अब मैं बदल गया हूं। भले ही मैं आत्मा हूं, एक प्रेत हूं, पर मैं अपनी प्रियतमा का कोई अहित नहीं करूंगा और अब उसे नफरत नहीं, प्रेम से जीतूंगा। उस हवा रूपी आवाज की बातें सुनकर रमकलिया एक पागल प्रेमी की तरह उठकर उस कुर्सी पर विराजमान मूर्ति पर अस्पष्ट हवा से लिपट गई और सिसक सिसक कर कहने लगी, तू जो भी हो पर मेरा है प्रियतम। मैं अब तेरे बिना नहीं जी सकती। तू अब देर न कर, अभी मेरी मांग में सिंदूर भर दे और मुझे अपना बना, मुझे सदा सदा के लिए अपने साथ ले चल। इतना कहने के बाद रमकलिया को पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो बिस्तरे पर गिर गई। सुबह सुबह रमकलिया के पिता रमकलिया को कमरे का दरवाजा पीट रहे थे और वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। रमकलिया के माता पिता बहुत ही परेशान थे क्योंकि रमकलिया के कमरे से कोई सुगबुगाहट भी नहीं आ रही थी। आसपास के कुछ लोग भी एकत्र हो गए, सब चिल्ला चिल्ला कर रमकलिया को जगाना चाहते थे। अंततः रमकलिया के माता पिता ने कमरे का दरवाजा तोड़ने का फैसला कर लिया क्योंकि अब वो किसी अनहोनी की आशा में पीले पड़ते जा रहे थे। लकड़ी के दरवाजे पर कसकर एक लात पड़ते ही अंदर से उसकी खिल्ली निकल गई और भड़ाक से करके दरवाजा खुल चुका था। दरवाजा खुलते ही रमकलिया के माता पिता रमकलिया के बिस्तर की ओर भागे। साथ में आसपास के कई लोग और भी थे। रमकलिया के कमरे का हुलिया पूरी तरीके से दोस्तों बदला हुआ था। कमरे में एक अजीब सी भीनी भीनी खुशबू पसरी हुई थी और साथ ही रमकलिया के बिस्तरे पर तरह तरह के फूल बिछे हुए थे। पास पड़ी कुर्सी पर सिंदूरे का एक डिब्बा पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बिस्तरे पर रमकलिया नहीं, कोई और नवविवाहिता लाल साड़ी पहनकर औंधे मुंह लेटी हुई है। रमकलिया की मां ने देर ना की, वो बिस्तरे पर सोई उस महिला को झकझोरने लगी। अरे यह क्या? ये तो उस सोई तरुणी ने करवट बदला और आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। सभी लोग अचंभित तो थे ही, रमकलिया का यह रूप देखकर उन्हें भी सांप सूंघ गया था। दरअसल वो रमकलिया ही थी, पर वो एक नवविवाहिता की तरह सजी सवरी हुई थी। उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियां थी, पैर में महावर लगा हुआ था और पता नहीं कहां से उसके पैर में नए छागल भी आ गए थे। सभी लोग हैरान परेशान। अरे रात को तो ही रमकलिया अपने कमरे में आई थी। रात को उसके कमरे से कोई सुगबुगाहट भी नहीं हुई, दरवाजे भी नहीं खुला, तो इतना सारा सामान कहां से आ गया था उसके कमरे में? उसे एक नौदुल्हन की तरह कौन सजा गया था? क्योंकि उसको जिस तरह से सजाया गया था दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि कोई 8-10 महिलाओं ने लगभग 2-4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सजाया है। रमकलिया के माता पिता परेशान थे क्योंकि उनके घर में इतना कुछ हो गया, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। दोस्तों, रमकलिया बिस्तरे से उठी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो अपने कमरे में स्तब्ध खड़े लोगों को, विशेषकर अपने माता पिता की ओर देखने लगी और धीरे धीरे चलकर अपने माता पिता के पास गई और उनके गले लग गई। उनसे कहा, माँ मैं अब विवाहिता हूँ। इसके बाद भी उसकी माँ कुछ ना बोल सकी। सभी लोग आश्चर्य में डूबे। धीरे धीरे ये बात क्या पूरे गांव जवार और जिले में फैल गई। लोग रमकलिया के गांव की तरफ आते और सच्चाई जानने की कोशिश करते, पर गांव के लोगों की सुनी बातों पर अविश्वास से सिर हिलाते चले जाते। जी हाँ, उस रात उस प्रेत ने रमकलिया से विवाह करके उसे सदा के लिए अपना बना लिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये वही रमकलिया थी दोस्तों जिसने पिछले जन्म के कुछ किस्से अधूरे रह गए थे और उसे इस जन्म में उसने पूरा किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, नीतीश जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने स्टोरी भेजी। अगर दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई रोमांचकारी और
दिल दहला देने वाली अगर कोई स्टोरी है तो प्लीज हमें आप भेज सकते हैं, मैं यहां से उसे प्रसारित करूंगा। आप मेरी मेल आईडी deepak99900@gmail.com पर भेज सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।